हेलो दोस्तों, टीसीसी में आपका स्वागत है। मैं अभिमन्यु कुमार। आज मैं आप लोग को अपना ट्यूशन का एक पैकेज देना चाहता हूं और एक नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन का सलूशन हम लोग करेंगे। कहता है, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। टारगेट कोचिंग सेंटर, पथौरा कॉलोनी, पुरा रोड, आवासीय नवोदित के बगल में बजरीगंज गया। ठीक है ना। क्लास 1 से लेके 8 तक जो है सीबीएसई बोर्ड का तैयारी कराया जाता है और क्लास 3 से लेकर के 10 तक जो है बिहार बोर्ड का तैयारी कराया जाता है। और स्पेशल आपका 11th एंड 12th मैथ्स एंड इंग्लिश जो आपका 5 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। 5 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक आपका निःशुल्क एडमिशन होगा। और अपना बच्चे को अगर कोई भी अगर गार्जियंस अगर इस वीडियो को देख रहे हैं या कोई भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर वो इस संस्थान में एडमिशन कराना चाहते हैं तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर करें और अपने भाई हो, बहन हो या अड़ोस पड़ोस में जो भी बच्चे हों तो उनको बुलाने का चेष्टा करें। ठीक है। जो आपका जो है तैयारी बहुत बढ़िया ढंग से होगा और हमारा विशेषता रूप से इसमें बताया गया है कि यहाँ फ्री एडमिशन, कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर और यहाँ सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगा। ठीक है ना। न्यू बैच जो है 20 दिसंबर से 9-10 का स्टार्ट होने वाला है। यहाँ साप्ताहिक जांच परीक्षा भी होता है और बहुत ढंग से आपका अध्ययन मिलेगा। ठीक है। तो चलते हैं जो हम लोग अपने प्रश्न पर, और एक एक प्रश्न पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए तो हम लोग चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बीएससीसी और आपका बिहार पुलिस और अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन को बस ध्यानपूर्वक देखते जाइए। ठीक है ना। पहला प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। आपका मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक है बृहद। कौन है? आपका बृहदरथ। दोस्तों बताया जाता है कि 185 है ना, 185 ईसा पूर्व इनका हत्या कर दिया जाता है। किनके द्वारा? तो उनका नाम है पुष्यमित्र शुंग ने, है ना। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इनका जो है 185 ईसा पूर्व में हत्या कर दिया जाता है बृहद का। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद था। दूसरा क्वेश्चन है, कालिदास किस शासक के समकालीन थे? कालिदास किस शासक के समकालीन थे? तो ये आपका आंसर आ जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। कौन आ जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है संस्कृत के सबसे बड़े कवि थे, भारतीय संस्कृत के सबसे बड़े कवि थे और 9 रत्नों में से एक बहुत बड़ा ये महान कवि थे, है ना। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि चंद्रगुप्त द्वितीय के ही काल में जो है एक चीनी यात्री, आपका नाम जानते होंगे शायद, फयान, है ना, भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल के दौरान। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, अजमेर महल का कहाँ पर स्थित है? आमेर महल कहाँ पर स्थित है ना। क्या है? आमेर महल जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका आंसर आ जाएगा जयपुर। क्या आंसर आ जाएगा? जयपुर आ जाएगा। और जयपुर को जानते हैं कि पिंक सिटी के भी नाम से जाना जाता है ना। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ जो है, यहाँ एक राजा थे, नाम था इनका सवाई जयसिंह, जयपुर के प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है ना। तो जयपुर से आपका जो है मिला हुआ क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हूँ, है ना। राजा जय सिंह, है ना, राजा सवाई जय सिंह जो था जयपुर के प्रसिद्ध शासक थे और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका आंसर जो है आमेर का महल जो है जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग का गठन कब किया गया था? तो मंडल आयोग का जो गठन है ये आपका आंसर आ जाएगा 1779, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है। चलते हैं अब अगला प्रश्न पे। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो है
इसका नियुक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है ना। सॉरी, सर्वोच्च न्यायालय नहीं, ये आपका राष्ट्रपति होगा, है ना, मिस्टेक हो गया, माफ़ कीजिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है ना। और आपको बताते हैं कि भारत के जो प्रथम मुख्य आयुक्त जो था, मुख्य आयुक्त चुनाव का जो था भारत का प्रथम, ये आपका सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। अगर मूल रूप की बात कहा जाए तो हम 7 टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन वर्तमान में जो अगर आएगा तो कितना आएगा? 6 आपका आएगा, ठीक है ना। जो संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, है ना। संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया। कब हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में, है ना। 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। कहता इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक आपका थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो ऑप्शन नंबर आपका डी है ना। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, ठीक है ना। कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न जो है 1962 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1962 ईस्वी में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग, और एक पुस्तक का नाम है ना, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, वह है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक को लिखने वाले कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। और इंडिया डिवाइडेड आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो ये आपका आंसर आ जाएगा अली मोहम्मद शाह आज़िमाबादी, है अली मोहम्मद शाह, जो ऑप्शन नंबर आपका डी है। ऑप्शन नंबर कितना है? डी में आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कहाँ झूम की कृषि की जाती है? झूम की कृषि, तो भारत में आपका झूम की कृषि जो है उत्तरी पूर्वी भारत में किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ठीक है ना। तो उत्तर पूर्वी भारत में झूम का खेती किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका आंसर आ जाएगा महानदी, जो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है ना। कौन सा आ जाएगा दोस्तों? महानदी आ जाएगा। और यह विश्व का सबसे लंबी नदी है ना, सॉरी, ये विश्व का सबसे लंबी बांध है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है महानदी, ठीक है ना। इस पर टिहरी बांध का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग है के रूप में जाना जाता है? तो ये तीसरे अंग के रूप में अगर क्वेश्चन कहेगा तो ये आपका आ जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। क्या आ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना। और प्रथम बार अगर पूछा जाए कि प्रथम अंग जो है सरकार का प्रथम अंग, तो ये जो आपका आंसर आएगा विधायिका आएगा। कौन सा आंसर आएगा? विधायिका। अगर भारत का दूसरा अंग अगर पूछ दिया, भारत सरकार के तीसरा अंग हो गया सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा पूछेगा तो विधायिका मारेंगे, है ना। सॉरी, प्रथम पूछेगा तो हम लोग करेंगे विधायिका, और तीसरा अगर पूछा, जो इस प्रश्न में तीसरा आपका पूछा हुआ है, तो आपका सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन अगर आपका दूसरा अगर पूछे तो ये कार्यपालिका है, ठीक है ना। और चौथे में आपका प्रेस को माना जाता है, ठीक है। तो प्रथम अगर पूछेगा तो आपका विधायिका, दूसरा पूछेगा तो कार्यपालिका, और तीसरा जो इस प्रश्न में पूछा गया है वो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, और चौथी में आपका प्रेस आया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा किसने कहा था? तो ये आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, मेगास्थनीज ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 ईस्वी में भारत आया था, यानी मार्च 1942 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये आपका आ जाएगा गुलबर्गा, ठीक है ना। उसके बाद है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखा था? तो ये आपका आ जाएगा अकबर, ठीक है ना। यह जो है अयोध्या और वाराणसी, या कहिए
चित्रकूट में लिखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया ने किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा, है ना, पिंगली वेंकैया ने किया था। कहता है मैडम भिक्खा जी कामा जो है 1907 में पहली बार झंडा का डिजाइन तैयार किया था। ठीक है ना, मैडम भिक्खा जी कामा जो थे 1907 में पहली बार इस झंडा का डिजाइन को तैयार किया था। लेकिन भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो पिंगली वेंकैया ने। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्क जिसको कहते हैं रेशम, रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये आपका चीन आ जाएगा, है ना। यह जो है सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। लेकिन भारत तक की बात अगर पूछा जाए तो दूसरे नंबर पर है। सिल्क के मामले में उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है, लेकिन प्रथम नंबर पर आपका चीन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? है ना। तो ये आपका आ जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आ जाएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका आ जाएगा अमेरिका, है ना, जो आपका है ना, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है, यूएसए, है ना, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूएसए से लिया गया है। ठीक है ना। अगर इंग्लैंड की अगर बात कहा जाए तो इंग्लैंड से आपका संसदीय प्रणाली लिया गया है। और अगर कनाडा की अगर बात कहा जाए तो संघीय प्रणाली लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से आपका समवर्ती सूची भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर जो है आपका मुंबई में स्थित है। कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना 1954 में हुआ था, है ना। कब हुआ था? 1954 में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो इनको मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? मृतकों का टीला। जो आप लोग जानते हैं कि रखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में, है ना, मोहनजोदाड़ो का खोज किया गया था, है ना। और इसको हम सिंध का बाग के नाम से भी जाने जाते हैं। और यही मोहनजोदाड़ो में जो है आपका नर्तकी की कांस्य मूर्ति देखने को मिलता है। ठीक है ना। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से निकला गया? तो ये मोहनजोदाड़ो से। इनको मृतकों का टीला 1922 ईस्वी में इसकी खोज रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया और इसे सिंध का बाग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं कि पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष में हुआ था? है ना। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष में हुआ था पटना में? ठीक है ना। तो ये जो आपका आंसर आ जाएगा 1966 ईस्वी में। कब किया गया था? 1966 ईस्वी में। जो आपका ऑप्शन नंबर जो है, सॉरी, ये आपका पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है 1666 ईस्वी में किया गया था, है ना। ये सिख के 10वें गुरु और अंतिम गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है निम्नलिखित में किस क्षेत्र में विशिष्ट रूप से योगदान के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट रूप से दिया जाता है? ये साहित्य के क्षेत्र में ज़्यादा करके तौर पर दिया जाता है ना, साहित्य के क्षेत्र में। कहता है साहित्य के क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है। और बताया जाता है कि यह पुरस्कार जो है 1965 ईस्वी में दिया गया था। कब? 1965 में दिया गया था। ठीक ना। और कहा जाता है कि यह पुरस्कार भारत का साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। और इसमें जो है उस पुरस्कार को जिस व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है उस व्यक्ति को 11 लाख रुपया की राशि का आवंटन दिया जाता है। कितना? 11 लाख। ठीक है ना। चलिए इस प्रश्न जो है आखिरी प्रश्न है और यह प्रश्न ध्यान से देखिए। कहता है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब संपन्न हुआ था? तो इसका आंसर जो आ जाएगा आपका 1972 ईस्वी में, है ना। कब?
जुलाई 1972, यानी आपका ये डेट जो है 2 जुलाई 1972 ईस्वी को शिमला समझौता हुआ था भारत और पाक के युद्ध के दौरान, है ना। जिन्होंने पाकिस्तान ने क्या किया था, आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद आत्मसमर्पण कर दिया पाकिस्तान वालों ने, तब जा कर के ये शिमला समझौता हुआ, जो 1972 का डेट माना जाता है। तो इस तरह से प्रश्न रहा दोस्तों, और बहुत सारे प्रश्न हैं, साइंस वाले भी प्रश्न मैं आप लोग को कराऊंगा, ठीक ना। तो बस धीरे धीरे मैं क्वेश्चन जो हूँ आप लोग को बीच लाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से बस पढ़ते रहिए, खूब मन लगा करके पढ़िए, और जो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच खूब शेयर करें। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। थैंक यू।